हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, क्लास नहीं मिल पा रहा था, जिसका हमें खेद है। मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई को, आपकी मेहनत को। आप उम्मीद करते हैं कि सर हमारे लिए वीडियो बनाकर भेज रहे होंगे, भेजते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती हैं और जिसके कारण समस्याएँ हो जाती हैं। तो उन्हीं समस्याओं से मैं गुजर रहा था, तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब पहले की अपेक्षा कुछ स्वस्थ हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आज से आपको जो है क्लासेस मिलें। तो प्रिय बच्चों, शुरू करता हूँ आगे जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था। और क्या ख़त्म किया था हम लोगों ने? हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध निकाला था। स्मॉल जी और कैपिटल जी में हमने क्या निकाला था? संबंध निकाला था। और हमने आपको बताया था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू GME अपान RE²। ये एक रिलेशन बताया गया था, जहाँ स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ME मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और RE पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसके द्वारा हम गुरुत्वीय त्वरण को प्राप्त कर सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञान कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो प्रिय बच्चों, हमने कहा था, याद कीजिए, एक टॉपिक में बताया था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तो पृथ्वी पर भी उतना ही होगा, चंद्रमा पर भी उतना होगा, किसी भी ऊंचाई पर किसी वस्तु का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके भार में परिवर्तन होता है। उसके भार में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होने के कारण भार में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जो W बराबर किसके होता है? mg के। W बराबर किसके होता है? mg के होता है। तो किसी वस्तु का भार दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो वस्तु का द्रव्यमान तो चाहे यहाँ पर पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, कहीं पर भी हो, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होने के कारण अलग अलग स्थान पर एक ही वस्तु का भार क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम लोगों को ये जानना है कि अलग अलग परिस्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जी के मान में परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, तो हम लोग जानेंगे कि जी के मान में परिवर्तन के कारक, जी के मान में परिवर्तन के कारक, जी के मान में परिवर्तन के कारक, पहला जो कारक है वो है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी के आकार में पृथ्वी के आकार के कारण भी जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरा कारण है, कब परिवर्तन हो सकता है? पृथ्वी तल से वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर। कहाँ पर ले जाने पर? ऊंचाई पर ले जाने पर। तीसरा जो कारक है वो है थर्ड जो होगा पृथ्वी तल से वस्तु को, पृथ्वी तल से वस्तु को नीचे ले जाने पर। और चौथा है जो कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन। इन चार कारणों से जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इन चारों कारणों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है? पहला कारण है पृथ्वी का आकार। दूसरा कारण है पृथ्वी तल से वस्तु को अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं, पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं, अधिक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं,
तो उसके मान जी के मान में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, नीचे ले जाने, पृथ्वी तल से गहराई में अंदर ले जा रहे हैं, तभी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा। और तीसरा जो चौथा जो कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या है, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के आकार में जी के कारण जो है परिवर्तन। तो पहला कारण हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी के आकार के कारण। देखिए पहला जो टॉपिक पढ़ना हम लोगों को, इसमें वो क्या पढ़ना है, पृथ्वी के आकार के कारण जी में परिवर्तन। तो बेटा आपको ये जानना है कि पृथ्वी को नारंगी की तरह गोल माना जाता है, यानी पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर चपटी होती है। पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है। अब ये ध्रुवों का मतलब क्या है बहुत ज़्यादा नहीं जानते हुए, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत है, मान लीजिए पृथ्वी है, जैसा आपने ग्लोब में देखा हो, ये पृथ्वी है मान लीजिए, ग्लोब में आपने देखा होगा। तो पृथ्वी अपनी ध्रुव, ये इसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और यहाँ पर जो फंसाया हुआ होता है, देखा होगा अपने ग्लोब में ऊपर, जिसे वो मूव करती है, तो उस ऊपर वाले पार्ट को हम, जहाँ पर वो छेद है बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला जहाँ पर जो छेद बना हुआ उसे क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यानी पृथ्वी अपने ध्रुवों पर घूमती है, और जो ऊपर वाला है उसे क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी नारंगी की तरह गोल माना जाता है, यानी पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है, पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर चपटी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका केंद्र यहाँ पर मानना, पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर मानना हूँ, और ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, तो अगर ये क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पृथ्वी का हमने केंद्र मान लिया है, और ये इसकी त्रिज्या होगी, और ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। लेकिन हमने क्या कहा कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। तो पृथ्वी जब ध्रुवों पर चपटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये जो दूरी होगी वो इस दूरी से ज़्यादा होगी, यानी ये दूरी क्या होगी, कम होगी, और ये दूरी क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से समझिए मेरी बात को। जब चपटी है तो थोड़ा सा क्या हो गया, दब गया, यानी यहाँ पर थोड़ा सा दबी हुई है, और यहाँ पर थोड़ी सी दबी हुई है। तो जब दबी हुई है तो इसका मतलब केंद्र से इसकी दूरी क्या होगी, कम होगी, केंद्र से इसकी दूरी क्या होगी, कम होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी फिर से सुनिए मेरी बातों को, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है, नारंगी की तरह गोल मानी जाती है, यानी ध्रुवों पर चपटी है, अर्थात ध्रुवों पर अगर मैं इसकी केंद्र से दूरी लूँ तो अन्य स्थिति से इसकी दूरी क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पर जो मैं अगर आरी लेता हूँ, आरी में ले रहा हूँ इस ध्रुव के लिए, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करूँ और चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करूँ, दोनों ही स्थितियों में आरी का जो मान होगा वो इस आरी से, अगर इसको भी, ये भी तो पृथ्वी की त्रिज्या है, तो इसका जो मान होगा, इस आरी का मान इस आरी से क्या होगा, अधिक होगा। यानी अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, आरी डैश बोल दूँ, तो आरी डैश का मान, आरी डैश कौन सी त्रिज्या हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या ये भी है, लेकिन ये कहाँ से है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव तक की दूरी है। तो आरी का जो मान है, यानी वास्तविक त्रिज्या, जो पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या है, और आरी डैश क्या है, पृथ्वी की कौन सी त्रिज्या है,
पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी है। तो ये आरी डैश होगा वो क्या होगा, आरी से क्या होगा, कम होगा। आरी डैश का मान आरी से कम होगा। आरी डैश का मान आरी से कम होगा। ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अब यहाँ से पहले गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। अगर सामान्य परिस्थितियों में आप जानते हैं कि G बराबर किसके होता है, GME अपान आरी स्क्वायर। लेकिन अब अगर मैं किसकी बात करूँगा, ध्रुव पर बात करूँगा। कहाँ पर, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर या ध्रुवों पर लिख दूँ, दोनों ध्रुवों की बात कर रहा हूँ। तो ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा G ना मानकर हम क्या मानेंगे, G डैश मानेंगे। और G डैश बराबर किसके होगा, GME, क्योंकि G में कोई परिवर्तन नहीं, मास ऑफ अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आरी की जगह पर क्या हो जाएगा, आरी डैश हो जाएगा। तो आरी डैश का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम कैसे लिख सकते, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी जान पाएंगे, नहीं तो जान नहीं पाएंगे। चूंकि आरी डैश का मान आरी से कम है, आरी डैश का मान आरी से कम है, यानी यहाँ पर आरी था और यहाँ पर क्या है, आरी डैश। आरी का मान आरी डैश से अधिक है, आरी का मान आरी डैश से अधिक है। इस क्या मतलब क्या हुआ, आरी डैश का मान आरी से कम है, दोनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर GME देखिए, यहाँ पर जो अंश है, अंश में यहाँ पर भी GME है, यहाँ पर भी GME है, लेकिन यहाँ पर आरी है, यहाँ पर आरी डैश है। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम कम से भाग देंगे तो ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। मेरी बात को एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं 10 को 5 से भाग दूँ तो कितना मिलेगा, 2। और लेकिन अगर मैं 10 को 2 से भाग दूँ तो कितना मिलेगा, 5। तो देखा आपने, अंश तो समान है लेकिन हर अगर समान नहीं है, तो अगर हर ज़्यादा है तो मान कम मिलेगा, और अगर हर कम है तो मान अधिक मिलेगा। ये बात समझ आएगी कि नहीं आ गई। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर अंश GME ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर आरी ज़्यादा है और यहाँ पर आरी डैश का मान क्या है, कम है। तो निश्चित रूप से जब कम से भाग देंगे तो ज़्यादा मिलेगा, यानी इसका जो माने GME अपान आरी डैश, आप इसका मतलब आप कह सकते हैं चूँकि GME अपान आरी डैश का स्क्वायर का मान, चूँकि GME आरी डैश का स्क्वायर का मान GME अपान आरी स्क्वायर से बड़ा है। ये बात समझ आएगी नहीं है, फिर से समझिए। यहाँ भी GME, यहाँ भी GME, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आरी डैश है, और यहाँ पर क्या है, आरी है। आरी डैश का मान आरी से कम है, जब कम से भाग देंगे तो ज़्यादा मिलेगा, और जब ज़्यादा से भाग देंगे तो कम मिलेगा। यानी GME अपान आरी डैश स्क्वायर का मान GME अपान आरी स्क्वायर के मान से क्या है, अधिक है। और आप ये जानते हैं कि GME अपान आरी डैश स्क्वायर क्या है, G डैश है। क्या है, G डैश है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, G डैश, और बड़ा है GME अपान आरी स्क्वायर किसके बराबर है, G के बराबर है। तो ये हो गया G के बराबर। तो आपने क्या देखा, G डैश कहाँ का गुरुत्वीय त्वरण है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो आपने क्या देखा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की ध्रुव पर क्या होता है, G से अधिक होता है। देखा आपने, यहीं पर आपने देखा कि पृथ्वी के आकार के कारण G में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। पृथ्वी के ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जिसे हमने यहाँ पर क्या माना है, G डैश माना है, वो G से अधिक आ गया कि नहीं आ गया। तो आपसे यदि पूछता है कोई कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से समझ आ गया।
एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये आर ई डैश क्या है, इसके पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी है, यानी ध्रुव के लिए त्रिज्या का मान कितना होगा, आर ई डैश होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को अगर हम ऊंचाई पर ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी तल से, पृथ्वी सतह के, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, यानी कोई वस्तु अगर पृथ्वी तल पर रखी हुई है और उसी वस्तु को अगर हम कुछ ऊंचाई पर ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, या पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए, थोड़ा व्हाइट बोर्ड है, उतना सर्कल एकदम एग्जैक्ट नहीं बनता, फिर भी आपको समझना है कि ये सपोज कीजिए ये क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी का क्या हो गया, केंद्र हो गया, और पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम। ठीक, तो हम लिखेंगे कैसे इसको कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी तथा पृथ्वी का द्रव्यमान एमी तथा त्रिज्या क्या है, आरी है। इसकी सतह पर यम द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है। यम द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा हुआ है। ये पृथ्वी हो गई, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आरी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी, और इसकी सतह पर कोई वस्तु रखा हुआ है एम द्रव्यमान का, इसकी सतह पर रखा हुआ है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जो आकर्षण बल होगा, आप जानते हैं आकर्षण बल F बराबर किसके होता है, Gm1m2 अपान आर स्क्वायर, Gm1m2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो आप लिखोगे, इसलिए आकर्षण बल F बराबर Gm1, m1 की जगह पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर दो पिंड कौन कौन है, एक पृथ्वी है और दूसरा क्या है, वस्तु है। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, एम ई, तो m1 की जगह पर एम ई हो गया और m2 की जगह पर क्या हो जाएगा, m, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर ई, इनके बीच की दूरी कितनी है, आर ई। जब आप सूत्र लगाते हो F बराबर Gm1m2 अपान आर स्क्वायर में, तो आर क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। यहाँ पर दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या लेंगे आप, आर ई लेंगे। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी हो गई आर ई, तो ये हो गया आर ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये बात क्लियर हो गई।
लेकिन भार की परिभाषा क्या कहती है? आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो यही जो आकर्षण बल है वही उस वस्तु का क्या है? भार है। वही उस वस्तु का भार है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गया? तो परंतु भार की परिभाषा से, परंतु भार की परिभाषा से F बराबर क्या हो गया? F बराबर mg, क्योंकि यही तो भार है। W चाहे W लिखिए चाहे F लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। कहाँ पर? सतह पर। जहाँ G क्या है? पृथ्वी तल के पर गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर हो गया? तो ये भी बल है, ये भी वही बल है, तो दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से वही जो पुरानी बात जो आपको बताई गई है, अगर मैं ना लिखूं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जो चीज़ प्रूव की जा चुकी है कि G इजिकल टू स्मॉल जी इजिकल टू GME अपान RE²। लेकिन चूंकि वो अलग जब भी प्रूफ करने के लिए आएगा यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। आप सीधे चाहें तो चूँकि आप वो समझ चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि स्मॉल जी इजिकल टू GME अपान RE²। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहीं से भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर दिक्कत हो तो फिर से आप उन चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ से इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? स्मॉल जी mg इजिकल टू किसके हो गया? mg इजिकल टू g MEM अपान RE²। दोनों तरफ m से m कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g इजिकल टू किसके हो गया? GME अपान RE²। समीकरण नंबर 3 हो गया। वही बात जो वहाँ स्मॉल जी और कैपिटल जी के में संबंध वाले में टॉपिक में बताया गया था, वही बात यहाँ निकल करके आई। सुना के नहीं आ गया? तो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पिंड यहाँ पर है यम द्रव्यमान का, जो पिंड यहाँ पर है, मैं मानता हूँ कि अब इस पिंड को इस पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है? h ऊंचाई पर। यानी अब ये पिंड यहाँ पर हो गया, और यहाँ से इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, यानी अब जो पिंड है यहाँ पर जो दूरी है इसकी, वो कितनी हो गई है? h हो गई। कितनी हो गई है? h हो गई। ये दूरी कितनी है? h। यानी अब जो पिंड यहाँ पर था, अब वो पिंड कहाँ पर हो गया? h ऊंचाई पर। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर हो गया? h ऊंचाई पर हो गया। और यहाँ पर मैं जो गुरुत्वीय त्वरण मान रहा हूँ कि वो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया? G'। मैं क्या मान रहा हूँ कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है? G'। अभी मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो पृथ्वी को पिंड को अब कितनी ऊंचाई पर ले जाया गया है? h ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो लिखेंगे माना पिंड को या वस्तु जो भी हो, पिंड को पृथ्वी तल से या पृथ्वी की सतह, दोनों बात, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। तो अब फिर से आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि अब पिंड कहाँ पर है? अब पिंड कहाँ पर है? जो पिंड यहाँ पर था, अब वो पिंड यहाँ पर है, उसका द्रव्यमान कितना है? m है। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है उसके केंद्र पर निहित होता है, तो ये क्या हो गया? me हो गया। अब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो लेकिन अब की बार जो दूरी RE है, अब वो दूरी RE नहीं रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी? h, और ये दूरी कितनी होगी? RE। तो जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी? h प्लस RE होगी, या RE प्लस h होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब इस स्थिति में,                                                                                                                     इस स्थिति में
इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल G(m1m2/r²). तो G की जगह पर G हो गया, m1 की जगह पर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, m2 की जगह पर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, बटे r²। r का मतलब क्या हो गया? इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर? re प्लस h। तो क्या हो जाएगा? re प्लस h का होल स्क्वायर। re प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी कितनी हो गई? h प्लस re। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यदि इस स्थान पर यदि इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण, यदि इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण, यदि इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो? G डैश हो। कितना हो? G डैश हो। यानी यहाँ पर इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को हम कितना मान रहे हैं? G डैश मान रहे हैं। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना था? G था। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? G डैश है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरुत्वीय त्वरण G डैश हो तो वस्तु का भार यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो वस्तु का भार यहाँ पर कितना हो जाएगा? भार बराबर W बराबर होता है m इंटू जी। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर वस्तु का भार हो जाएगा m, और जी की यहाँ पर कितना हो जाएगा? G डैश। G डैश क्यों हो गया? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कितना है यहाँ पर? G डैश। और फिर वही पुरानी बात कि यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही तो भार है, ठीक है ना? वही तो भार है। जैसे यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही तो भार है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही तो क्या है? भार है कि नहीं है? तो लिखेंगे, ये देखिए थोड़ा मिनट क्या है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई। चलिए, तो पुनः ये बात क्लियर हो गई। तो पुनः हम लिखेंगे, इसलिए क्या होगा? mg डैश इज इक्वल टू किसके हो जाएगा यहाँ पर? G me m अपान re प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिला यहाँ से? G डैश इज इक्वल टू GME अपान re प्लस h का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। ये हो गया G डैश और ये हो गया G। अब अगर आप देखिए फिर से मैं यही स्पष्ट बता दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर G डैश है, यहाँ पर G है। दोनों की देखिए, दोनों के अंश क्या है? समान है। यहाँ भी GME है और यहाँ भी GME है, लेकिन यहाँ पर RE है और यहाँ पर RE प्लस H, यानी ये अधिक है और ये कम है। तो जब अधिक से भाग देंगे तो कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यहाँ पर इसका मान अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर G डैश का जो मान होगा वो G से क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? फिर से सुनिए, यहाँ पर RE प्लस H है, यहाँ पर क्या है? RE है, यहाँ पर अधिक से भाग दिया जा रहा है, तो इसका पूरे का जो मान होगा वो कम मिलेगा, यानी G डैश का मान कम होगा, जबकि यहाँ पर G का मान क्या होगा? अधिक होगा। यानी इससे यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन एक रिलेशन हम लोग निकाल करके यहाँ पर दिखाएंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सा हम व्यवहारिक तरीके से बता दिया है, समझ में आ गया होगा आपको। अब फिर हम लिखेंगे पुनः समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या होगा? G डैश बटे G,
यूनिट जी डैश को मैं जी से क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। क्लियर होगा नहीं होगा, समझ आ गया। तो यहाँ से जी डैश को जब मैं जी से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा, जी डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे जी की जो वैल्यू हो कितनी है, जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई से जी एम ई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको उतार चुके होंगे। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए जी डैश बटे जी बराबर क्या मिलेगा, ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा पहले और चौथे का गुणा होता है और दूसरे और तीसरे का, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना मिल गया, आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समय बेटा कि नहीं आ गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जी डैश अपान जी इज इक्वल टू, यहाँ पर आर ई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आर ई कामन ले लेंगे। क्या कामन ले लेंगे, आर ई। तो जब आप आर ई कामन लेंगे तो क्या लगा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर ई कामन लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर तो आर ई है ही नहीं, दूसरे पद में आर ई नहीं मौजूद है। तो जब दूसरे पद में आर ई नहीं मौजूद है तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा बेटा, आर ई आ जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये बात थोड़ी कम समझ में आए तो फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए 3x + 6 है और इसमें आप 3 कामन ले रहे हो, तो 3 अगर कामन ले रहे हो तो इसका मतलब 3x बटे 3 अपान 3 प्लस 6 अपान 3, दोनों को 3 से क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो। और तभी तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 3 से 6 कैंसिल आउट होगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं आर ई कामन ले रहा हूँ तो आर ई से आर ई में डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और h को जब आर ई से भाग देंगे तो h बटे आर ई बचेगा। और स्क्वायर यहाँ पर क्यों लग गया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो कामन लेंगे तो स्क्वायर ही बाहर जाएगा और यहाँ पर तो स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। अब आर ई स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो इस तरह से जी डैश बराबर हो जाएगा, ये बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो जी का 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, जी बटे 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन गया, एक रिलेशन बन गया जी डैश और जी में, जहाँ जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, कहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर। अगर आपसे कोई पूछता है जी डैश क्या है, आप कहोगे गुरुत्वीय त्वरण है, पूछेगा कहाँ पर, आप कहोगे एच ऊंचाई पर। तो अगर पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश जी है, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है, तो जी डैश बराबर किसके होगा, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, जहाँ एच वो ऊंचाई है, आर ई क्या है, वो त्रिज्या है। तो आपने यहाँ पर सीखा कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई, मतलब एच ऊंचाई पर, यानी पृथ्वी तल से अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक सूत्र मिल चुका है, और उस सूत्र का जो है ये सूत्र क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई क्वेश्चन मन में उठता है तो बताइएगा। कल इससे संबंधित एक सवाल भी हम लोग सीखेंगे, और शेष 2 टॉपिक जिससे हमको पता चलता है कि गुरुत्वीय त्वरण में कैसे परिवर्तन होगा। मैंने 4 बातें बताई थी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए। 2 बातें आज हो चुकी हैं, 2 बातें कल सीखेंगे, जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।